एहसास हुआ कि उनकी मौत करीब है। इसलिए केंगमिंग पूर्वजों की पूजा का दिन उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। शियाओशी, दादी ने तुम्हें आधी जिंदगी प्यार किया है। आज केंगमिंग के दिन हम दोनों इस यमराज की मूर्ति के सामने भाई बनते हैं। न तो एक ही दिन जन्म लेने की इच्छा है, लेकिन एक ही दिन मरने की कसम खाते हैं। उस समय मैं छोटा था, मुझे सिर्फ इतना पता था कि दादी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। शुरू में मुझे लगा कि दादी बस मजाक कर रही हैं। अविश्वसनीय रूप से 18 साल बाद उसी केंगमिंग के दिन दादी की मौत हो गई और उनके दफन होने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसी रात मैं उस कमरे में सो रहा था जहां कभी दादी के साथ सोया करता था। आधी नींद में मैंने देखा कि दादी मेरी ओर चली आ रही हैं। शियाओशी, दादी तुम्हें बहुत याद करती हैं। तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? क्या तुम हमारी कसम भूल गए हो? मैं डर के मारे चीख पड़ा। थोड़ी ही देर में बड़े चाचा, दूसरे चाचा और मेरे पिता दौड़ते हुए आ गए, लेकिन जब उन्होंने दादी की लाश देखी तो गुस्से से भर गए। कौन हरामजादा कब्र खोदकर लाश निकाल गया? अभी रात बाकी है, सुबह होने से पहले इसे वापस दफना दो। शियाओशी, तुम गांव के बाहर जाकर चेन यीजियांग को बुलाओ, लेकिन किसी और को खबर मत लगने देना। तुम दोनों मेरी मदद करो, माँ की लाश को वापस कब्र में रख देते हैं। मैं भागता हुआ चेन यीजियांग के घर पहुंचा और धीरे धीरे पूरी बात बता दी। ये सुनकर उनकी भौहें सिकुड़ गईं। वह एक मिट्टी का बर्तन उठाकर मेरे साथ कब्रिस्तान चल पड़े। जब हम वहां पहुंचे तब तक मेरे चाचा लोग आ चुके थे। मैंने दादी की कब्र को ध्यान से देखा। कब्र कहीं से खुदी हुई नहीं लग रही थी, लेकिन ऊपर एक बड़ा सा छेद था, इतना बड़ा कि एक आदमी आसानी से अंदर बाहर जा सके। मैं पास जाकर ध्यान से देखना चाहता था, लेकिन पिता ने मुझे पीछे धकेल दिया। सावधान, किसी मृतक को दोबारा दफनाते समय उसकी अगली पीढ़ी के बच्चे वहां नहीं रह सकते। मुझे वजह समझ नहीं आई, लेकिन मैं चुपचाप लौट आया। रात करीब 10 बजे सब लोग वापस आए। चेन यीजियांग पूरे समय चिंतित दिखाई दे रहे थे। आखिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, कईदोंग भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी फेंग शुई विशेषज्ञ को बुलाना चाहिए। तुम्हारी माँ की कब्र में कुछ गड़बड़ है। दूसरे चाचा ने पूछा, क्या गड़बड़? चेन यीजियांग बोले, अगर कोई कब्र चोर बाहर से अंदर की तरफ होता है तो गड्ढा ऊपर से बड़ा और अंदर जाते जाते छोटा होता जाता है, लेकिन अभी जो हमने देखा उसमें अंदर का हिस्सा बड़ा था और बाहर का छेद छोटा। इसका मतलब है कि यह गड्ढा बाहर से अंदर नहीं, बल्कि अंदर से बाहर की ओर बनाया गया है। कुछ पल रुकर उन्होंने कहा, यानी तुम्हारी माँ खुद कब्र से बाहर निकली है। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझे तुरंत 6 साल की उम्र वाली वह घटना याद आ गई जब दादी ने मेरे साथ वह अजीब कसम खाई थी। मैंने सबको वह बात बता दी। मेरी बात सुनकर चेन यीजियांग का चेहरा बदल गया। वह मुझे घूरते हुए बोले, हाय राम, यह तो बड़ा पाप हो गया। यह मामला मेरे बस का नहीं है। इस बच्चे की किस्मत बहुत असामान्य है। अब तुम लोग खुद अपना ध्यान रखो। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद दूसरे चाचा बोले कि वह पड़ोसी जिले में किसी व्यक्ति को बुलाने जा रहे हैं। सब समझ गए कि वह उसी फेंग शुई मास्टर को ढूंढने जा रहे हैं जिसका जिक्र चेन यीजियांग ने किया था। अगले दिन घर का माहौल बेहद भारी था। सभी दादी की घटना को लेकर परेशान थे। आज रात मैं कब्रिस्तान में पहरा दूंगा। देखता हूँ कौन बदमाश माँ की कब्र से छेड़छाड़ कर रहा है। मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है कि कोई इंसान पीछे से यह सब कर रहा है। मैंने तुरंत कहा, बड़े चाचा, मैं भी चलूंगा। दादी ने मुझे पूरी जिंदगी प्यार किया है। मैं उनकी कब्र के साथ ऐसा होने नहीं दे सकता। रात को हम तीनों दादी की कब्र के पास अलाव जलाकर बैठे थे। अचानक मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत मुड़ा और जोर से चिल्लाया, कौन है? बाहर आओ। शियाओशी, क्या हुआ? इतना घबराओ मत। मैंने कहा, मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी है। बड़े चाचा और पिता ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर पिता बोले, मैं जाकर देखता हूँ, तुम यहीं बैठे रहना था। मैं सोच ही रहा था कि आखिर वहां कौन हो सकता है। तभी सामने से अचानक एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी, रुक जा, भाग मत। और उसी क्षण मेरे पिता तेजी से आगे दौड़ पड़े। इसके तुरंत बाद हमने देखा कि वे जंगल की ओर दौड़ पड़े। मैं और बड़े ताऊजी अलाव के पास बैठकर इंतजार करते रहे। कम से कम आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन पिताजी वापस नहीं लौटे। मैं और ताऊजी दोनों घबरा गए। फिर ताऊजी खड़े हुए और बोले, मैं तेरे बाप को ढूंढने जा रहा हूँ। अगर मैं भी आधे घंटे में वापस ना आऊं तो तू सीधे घर लौट जाना। मैं हाथ में मोबाइल पकड़े हुए था और बार बार समय देख रहा था। रात के 11 बज चुके थे। ताऊजी को गए भी लगभग 20 मिनट हो चुके थे। तभी मुझे किसी के नाखूनों से रेत कुरेदने जैसी आवाज सुनाई दी और वह आवाज मेरी दादी की कब्र की दिशा से आ रही थी। मैं डरते डरते बोला, दादी, आपका पोता यहाँ है। अगर आपको कुछ कहना है तो सपने में आकर बता दीजिए। कृपया बाहर मत आइए, लोगों को मत डराइए। जब मैंने फिर से मोबाइल की फ्लैशलाइट दादी की कब्र पर डाली तो मेरा दिल लगभग रुक ही गया। मैंने देखा कि कब्र की छत के ऊपर से एक सिर धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। उसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था। वह बोली, शाओशी, तू दादी का साथ देने कब आएगा? मैं जोर से चीखा और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने घर के बिस्तर पर लेटा हुआ था। माँ मेरे बिस्तर के पास बैठी सुबक रही थी। बड़े ताऊजी और दूसरे ताऊजी दरवाजे के पास बैठे थे। मैंने उनकी ओर देखा, उन्होंने भी मेरी ओर देखा, लेकिन नजरें मिलते ही दोनों ने सिर झुका लिया। उसी क्षण मुझे कुछ समझ में आ गया। मैंने घबराकर पूछा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? यह सुनते ही माँ और जोर जोर से रोने लगी। तभी बड़े ताऊजी ने अपनी कमर से एक जूता निकाला। उन्होंने कहा, कल रात मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि रास्ते में तेरे बाप का यह जूता मिल गया। आदमी कहीं नहीं मिला। तभी मैंने तेरी चीख सुनी और वापस दौड़ पड़ा। रास्ते में तेरे दूसरे ताऊ भी आ गए। गांव से मदद लाने गए लोग भी वापस आ रहे थे। सबको लग रहा था कि कोई बड़ी अनहोनी
अनहोनी होने वाली है। जब हम पहुंचे तब तू अलाव के पास बेहोश पड़ा था और तेरी दादी तेरे बगल में खड़ी थी। फिक्र मत कर, गांव के मुखिया ने पूरे गांव को पहाड़ों में खोजबीन के लिए भेज दिया है। तेरे पिताजी जरूर मिल जाएंगे। इसी दौरान एक अजनबी अधेड़ उम्र का आदमी हमारे आंगन में आया। उसे देखते ही दूसरे ताऊजी तुरंत उठ खड़े हुए और स्वागत करते हुए बोले, पुराने दोस्त, आखिर तुम आ ही गए। वह आदमी बोला, मैं भी नहीं आना चाहता था, लेकिन मामला इतना बड़ा हो गया है कि अब आना ही पड़ा। फिर उसने कहा, पहाड़ों में खोजने गए लोगों को वापस बुला लो। दूसरे ताऊजी ने चिंतित होकर कहा, अगर लोग कम हो गए तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। उस अजनबी के निर्देश पर सभी लोग दादी की कब्र के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। वह हाथ में ताबीजी कागज लिए कब्र के चारों ओर घूमता रहा। फिर उंगलियों पर कुछ गणना की और गांव वालों से बोला, सिर्फ 28 जवान आदमी यहीं रुकेंगे, बाकी सब लोग घर चले जाएंगे। और याद रखना, थोड़ी देर में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मुंह नहीं खोलेगा, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। इसके बाद उसने 6 तांबे के